पूरे बच्चे बच्चे के अंदर एक फीलिंग है कि हमें शैतान बुजुर्ग से और शैतान छोटे शैतान से, बड़े शैतान और छोटे शैतान से हमें लड़ना है। और पूरी अवाम इमाम हुसैन के मैसेज को बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करती है, बहुत अच्छी तरीके से इनकॉर्पोरेट किया हुआ है उसको अपनी जिंदगी में। जिसके बच्चे बीवी, जिसके घर वाले पूरे खत्म हो गए, उसमें क्या मौरूसियत का एलिमेंट होगा? उसमें कोई मौरूसियत नहीं। एंड ही इज ऑन द टारगेट, मतलब मोसाद की टारगेट लिस्ट पे वो बंदा अव्वल जी नंबर पे। बिल्कुल। हम जो है ना, वो खून को, जो मासूम बच्चों का खून लिया और आयतुल्ला खामनाई को भी जिस तरीके से शहीद किया, वो कह रहे हैं कि ये रुकना नहीं, ये रुकेगा नहीं जो। व्हाट अबाउट अब आपको इंडिया वाज क्लोज टू ईरान, व्हाट हैपेंड? देखें, इंडिया वाज ओनली गुड विद इकोनॉमिक रिलेशन, लेकिन क्या ये ज्यादा बड़ी थ्रेट है कि वक्ती तौर पे पेट्रोल 300 रुपए बढ़ गया, या ये बड़ी थ्रेट है कि परमानेंटली इसराइल बराबर में आके बैठ गया आपके? टेल मी, व्हाट विल यू चूज? ऑफ कोर्स आई नो व्हाट यू आर सेइंग। टू एंगेज इन अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर, उतनी कैपेसिटी किसी के पास नहीं है। वाई? बिकॉज नॉट ओनली कैन दे ब्लॉक द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फॉर एन इनडेफिनिट टाइम, क्योंकि जाहिर है बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं, ड्रोन्स भी हैं, लेकिन वो भी खत्म हो जाए तो सबमरीन्स भी हैं, सबमरीन्स भी खत्म हो जाए तो माइन भी है। बल्कि एट द सेम टाइम इनका जो स्टॉक पाइल है मिसाइल्स का, वो बहुत ज्यादा है, और वो इनकम्पेरेबल है टू एनी अदर कंट्री। ईरान की जो स्टोरेज है, रिपोर्टेडली इट इज 500 meters below the ground or within the depth of the mountains. So it is impossible for them to penetrate it so far as we can see. ओके, सो यू थिंक दे आर रेडी फॉर द लॉन्ग वॉर? जी अस्सलाम वालेकुम, फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ क्यूरियस कन्वर्सेशंस। मैं हूं आपका होस्ट साकिब अलाउद्दीन, और आज पूरी दुनिया इस बात को अंदाजा लगाने पे लगी हुई है कि क्या हम तीसरी जंग अजीम की तरफ बढ़े हैं। बहुत सारी आवाजें आपको हर तरफ से आ रही होंगी, लेकिन मैंने उन बहुत सारी आवाजों में से एक ऐसी आवाज चुनी है आपको आज सुनाने के लिए, जिनका तबसरा मुझे पर्सनली बहुत टू द पॉइंट लगता है। और इत्तेफाक की बात यह है कि ये मेरे कॉलीग, मेरे छोटे भाई हैं, मेरे मेरे साथ ये काम करते रहे हैं। वी बीन फ्रेंड्स, हमारी पहले भी बहुत दफा मुलाकात हो चुकी है। मेरे साथ हैं तेहरान से जॉन हुसैन। अस्सलाम वालेकुम जॉन, हाउ आर यू? सलामकुम सर, आई एम फाइन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एब्सोल्युटली अमेजिंग जॉन, द टाइम्स दैट वी लिव इन। मैं तुम्हें बताऊं कि आज शाम को जब मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, बिकॉज हम लोग ज़ाहिर है इसको लाइन अप कर रहे थे, आई वॉज रियली रियली वरिड यार, इसका जवाब क्यों नहीं आ रहा है। यू नो, दिस इज, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि किसी दोस्त के लिए मुझे ये सोचना पड़ेगा, इज ही सेफ, इज हिज फैमिली सेफ? सो जॉन, माई फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ आर यू डूइंग देयर इन तेहरान? सर, आई एम डूइंग फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। ऑब्वियसली वॉर है, जंग है, बमबारी भी सुनते हैं, बमबारी होती है, खिड़कियां जो हैं वो गरजती हैं और दरवाजे जो है वो हिलते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सर्वाइविंग। एंड ईरानियन लोगों को जब मैं देखता हूँ, वो किस तरीके से ना सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं, बल्कि काम कंपोज्ड मैनर में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। नॉर्मल लाइफ जो है वो डेली, आपने फेड को, सीएनएन से भी देखा कवरेज के, कोई सप्लाई एंड डिमांड का इशू नहीं है, कोई केओस नहीं है, नॉर्मली सब चीज़ें चल रही हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे हो रही है जंग, लेकिन साथ ही साथ लोग उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं कि जो जवाब ईरान दे रहा है वो बहुत खतरनाक दे रहा है। एंड यहाँ पे परसीव किया जा रहा है दैट ईरान इज विनिंग। सो आई थिंक दैट द होप्स आर आई राइट नाउ, एंड लेट्स सी कि टाइम क्या बताता है। अच्छा, आप जॉन अकेले हैं या आप अपनी फैमिली के साथ हैं वहां पे? फैमिली के साथ हूँ, फैमिली के साथ हूँ। इज योर फैमिली फीलिंग सेफ? आर योर किड्स ओके? वो आपसे यस, क्या माई किड्स आर बोलते हैं आपके? फाइन। किड्स आर फाइन। जाहिर है, बच्चे तो नया एक्सपीरियंस है बच्चों के लिए कि जंग और बमबारी, और तो वो ज्यादा वो होता है कभी कभार के बच्चे बोलते हैं कि बाबा फायर बॉल्स आ रहे हैं। तो मैं कहता हूँ हाँ कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैं तो, जाहिर है, कोई हर मरना तो हर किसी ने, जिंदगी तो लगे हम्म। अब उस पे प्यार पे। तो हम ज्यादा एज अ फैमिली पैनिक नहीं करते, केओस नहीं करते। सेफ्टी मेजर्स ऑफ कोर्स लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टेबल के नीचे चले जाना जब बॉम्बिंग हो, या फॉर एग्जांपल खिड़कियों से दूर हो जाना। और कभी अगर शदीद बमबारी होती है तो जाहिर सी बात है घबराहट होती है बच्चों को, लेकिन बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सही हैं, सेफ हैं। मेरी बेटी की तबीयत खराब हुई थी बीच में, जब इन्होंने रिफाइनरी और ऑयल डिपो के ऊपर अटैक किया था, क्योंकि काले बादल पूरे तेहरान के अंदर छा गए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी जब बारिश हुई उसके बाद तो सिचुएशन बेहतर है, एंड एवरीवन इज डूइंग वेल इन माय फैमिली एटलीस्ट। दैट्स हार्टनिंग टू लिसन टू। जॉन, मुझे ये बताओ कि जो लोग ईरान छोड़ के जाना चाहते हैं उनके पास क्या रास्ता है? आर द राउट्स ओपन? आप एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स, क्या पोजीशन है उनकी? सो एयरपोर्ट्स, क्योंकि जाहिर है बमबारी की है एयरपोर्ट्स के ऊपर, तो एयरपोर्ट्स पे तो फ्लाइट्स नहीं जा रही आ रही। और लैंड रूट्स के थ्रू, अजरबैजान के थ्रू, तुर्की के थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू लोग इवैक्यूएट कर सकते हैं।
और वो बॉर्डर्स खुले हुए हैं इवैक्यूईज के लिए। तो अगर किसी को जाना है तो वो वहां से जा सकता है, लेकिन आने के लिए जाहिर है और आपको क्या है लोगों का जनरल सेंटिमेंट, क्या है, जाना चाहते हैं वो? नहीं सर साकिब, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे तो जो एवैक्यूएशन की भी बात हुई थी कि एवैक्यूएशन हो रही है, तो काफी लोग गए थे बाहर तेहरान से, नो डाउट, लेकिन ज्यादातर लोग वापस आए हैं आफ्टर द न्यूज केम आउट कि आयतुल्लाह खामनाई खुद भी बंकर में नहीं थे, और उनकी जो शहादत हुई है वो बिल्कुल अपने ऑफिस में थे, कंपाउंड में थे। और जिस तरीके से उनको शहीद किया गया, तो लोग कहते हैं कि भाई अगर वो बंकर में नहीं गए तो हम क्यों जो है वो छोड़ के जाएं, वी विल कम बैक। इनफैक्ट काफी सारे मेरे दोस्त अहबाब हैं ईरानियंस जो कनाडा से, जर्मनी से, दूसरी जगहों से वापस आए हैं कि जंग हो रही है तो वी विल बी हियर एंड वी विल स्टैंड विद द पीपल। तो यहाँ पे बिल्कुल सेंटिमेंट ऑपोजिट है, लोग जो हैं वो हिम्मत के साथ खड़े हुए हैं, और रैलीज में हमें नजर आता है सर साकिब के बॉम्ब्स बिल्कुल जो सपोर्ट की बड़ी बड़ी रैलीज होती हैं उसके बराबर में जो है वो गिरते हैं, और लोग जो है वो टस से मस नहीं होते, खड़े रहते हैं। आपके पास वीडियो फुटेजेस भी मौजूद होंगे जी आजादी जी, स्क्वायर मैंने की। बिल्कुल वो देखी थी कि पीछे यस, फायरिंग हो रही थी और लोगों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाना स्टार्ट कर दिए थे। यस, यस, यस। तो दिस ये रिजॉल्व, ये रिजॉल्व कहाँ से आ रहा है? बहुत देखिए, ये जो ईरान के अंदर अवाम में जो सेंटिमेंट है, इट्स एन आइडियोलॉजिकल स्टेट, और यहाँ पे लोग क्योंकि इनकलाब आया यहाँ का, तो पूरे बच्चे बच्चे के अंदर एक फीलिंग है कि हमें शैतान बुजुर्ग से और शैतान छोटे शैतान से, बड़े शैतान और छोटे शैतान से हमें लड़ना है। और पूरी अवाम इमाम हुसैन के मैसेज को बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करती है, बहुत अच्छी तरीके से इनकॉर्पोरेट किया हुआ है उसको अपनी जिंदगी में। तो लोग बहुत ज्यादा, आई वुड से बहुत ज्यादा उनके अंदर स्पिरिट है, और इसका कोई मुकाबिल मैंने मद्दे मुकाबिल नहीं देखा किसी भी मुल्क के अंदर स्पिरिट का। अमेजिंग। अच्छा, चलो थोड़ा सा इसको ना, डिस्कशन को जरा रियलिस्टिक ग्राउंड्स पे लेके चलते हैं। तो ये सब शुरू होने से पहले मुझे याद पड़ा है कि तकरीबन साल के शुरू में बहुत प्रोटेस्ट हुए थे अगेंस्ट द रिजीम। जो उस प्रोटेस्ट ने शायद दुनिया को एक ये मिसलीडिंग मैसेज दिया कि ईरान इज रेडी फॉर द चेंज। पहले मुझे ये बताओ कि ये प्रोटेस्ट हुए थे, और क्या उसका स्केल वही था जो कि हमें वेस्टर्न मीडिया ने बताया था, और एग्जैक्टली इसके पीछे वजह क्या थी उन प्रोटेस्ट की? देखिए, प्रोटेस्ट तो नो डाउट हुए थे और ऑर्गेनिकली स्टार्ट हुए थे, क्योंकि तोमान की वैल्यू जो है या रियाल की वैल्यू बहुत ज्यादा गिर गई थी एकदम से, और जाहिर सी बात है लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन उन प्रोटेस्ट को मैनिपुलेट भी किया गया, एग्जैजरेट भी किया गया वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स की तरफ से। और जो लोग मारे गए, जो 30,000 लोगों का नंबर आता है हमारे सामने, वो नंबर्स आप चेक कर सकते हैं कि किन इदारों ने वो नंबर्स रिपोर्ट किए। पहला इदारा था ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट इन ईरान, हिराना। उसकी जो ऑफिस है, द ऑफिस इज इन द यूएस, और उसकी जो फंडिंग आती है वो आती है नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी से। नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी अंडर रोनाल्ड रेगन, प्रोजेक्ट डेमोक्रेसी जो स्टैब्लिश किया गया, वो सीआईए का काम जो छुप के सीआईए पहले करती थी, ऑफिशियली एनईडी ने उसको कहा है कि भाई हम जो है, उनके ऑफिशियल्स कहते हैं कि हम जो है वो वाला काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट डेमोक्रेसी, बेसिकली रिजीम चेंज कोट अन कोट। होता ये है, एक तो हिराना और दूसरा लदान बुरुमन सेंटर। लदान बुरुमन सेंटर भी यूएस के अंदर फेयरफैक्स के अंदर मौजूद है, और उनको भी फंडिंग वहीं से मिलती है, नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी से मिलती है। और जाहिर सी बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि ये ऑर्गेनाइजेशन से जो नंबर सबमिट होते हैं वो फिर यूएस अपने यूएस एजेंसी फॉर ग्लोबल मीडिया, यूएस एजीएम के थ्रू उसको प्रोलिफरेट करता है, उसको चेंज करता है। और 164 डिफरेंट लैंग्वेजेस में 100 से जायद ममालिक में इस पूरे मैसेज को थ्रू द यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसीज एंड थ्रू द यूनाइटेड स्टेट्स मीडिया फैलाया जाता है। ईरान इंटरनेशनल मानो तो जो इदारे हैं मीडिया के, जो ईरानियन वॉइसेस को दिखाते हैं, एक्चुअली वो यूएस के अंदर बैठे हुए हैं, वो फिर इसको कैरी फॉरवर्ड करके थ्रू सीआईए फंडिंग एंड मोसाद फंडिंग उसको आगे बढ़ाते हैं। एंड आई एम टॉकिंग फैक्चुअली, आप फैक्चुअली इसको फैक्ट चेक कर सकते हैं। तो सारी एआई मैनिपुलेटेड वीडियोस हमने देखी, और अजम्पशन ये हुई या मिस कैलकुलेशन ये हुई कि शायद अगर लोग हुकूमत के खिलाफ खड़े हैं तो मे बी दे आर ऑल्सो अगेंस्ट द सुप्रीम लीडर, और ये जो कोट अच्छा। अनकोट रेजीम है वो जो है उसकी अनपॉपुलैरिटी है, जबकि ऐसा नहीं था। हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था कि मैं आऊंगा और लोग जो है वो बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे रेजीम चेंज हो जाएगा। साकिब भाई, 9 दिन यहाँ पे बगैर किसी सुप्रीम लीडर के सिस्टम चला है। मिलिट्री जो है वो वॉर फ्रंट के ऊपर लड़ रही है, पुलिस स्टेशन के ऊपर, हर पुलिस स्टेशन के ऊपर उन्होंने चुन चुन के बम्बार्डमेंट कर दी। फिर कहाँ गया रेजिम चेंज, कहाँ गए प्रोटेस्टर्स? तो ये सारी कहानियां और खबरें जो दी इन्होंने मोसाद के एजेंट्स को निकाल के, मोसाद ने कबूल किया उस टाइम भी जब प्रोटेस्ट हो रहे थे। मोसाद का ट्वीट आया, जेडी वैंस का ट्वीट आया, इलाही जो हेरिटेज मिनिस्टर है इसराइल का, उसने ट्वीट किया। हेरिट्स की बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स आई, किस बात पे? इस बात पे कि मोसाद मौजूद है ऑन ग्राउंड। तो ऑब्वियसली एक अच्छा। ऐसी पोजीशन के अंदर उसको उसको मैनिपुलेट करना और लोगों को दिखाना कि जैसे यहाँ पे पॉपुलर डिसकंटेंट है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
हाँ, ऑपोजिशन वॉइसेस बिल्कुल होती हैं, हर मुल्क के अंदर होती हैं। अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे यहाँ पे, 2 से 3% हर मुल्क के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो झंडा जलाने के लिए तैयार होते हैं मुल्क के, या जो गन्स लेने के लिए तैयार होते हैं मुल्क के अंदर। और ईरान के अंदर भी ऐसा सेंटिमेंट मौजूद था और है भी और रहेगा भी थ्रू आउट इटर्निटी। लेकिन इसका मतलब वो तो ये नहीं माशी है कि मुश्किलात हैं, मैंने पीपल जी आर जी जी, सफरिंग, जाहिर है माशी मुश्किलात हैं। एंड पीपल, माशी भी मुश्किलात है तो सख्ती भी है, माशी सख्तियां भी हैं वहां पर। सो मतलब व्हाट यू सेइंग इज कि पीपल जेन्युइनली वांटेड चेंज, लेकिन रिजीम चेंज नहीं चाहते थे, वो इन हालात को यस बेहतर करना। यस, देखें, ईरानियन पीपल आर एक्सट्रीमली अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इसराइल। अपनी गवर्नमेंट से ज्यादा उनको नफरत किससे है? अमेरिका और इसराइल से। और बिल्कुल यहाँ पे जो सत्यों की बात होती है वो तो बिल्कुल ही, आप महसा अमीनी की प्रोटेस्ट के बाद देखें, हिजाब जिसको करना है करे, जिसको नहीं करना नहीं करे। मैंने बेहिजाबी लड़कियां देखी हैं बड़ी तादाद में जो रोई हैं आंसुओं से आयतुल्ला खामनेई की शहादत के बाद। तो ये जो कंसेप्शन फैलाया जाता था कि खवातीन को डंडे मारे जाते हैं, 96% यहाँ पे फीमेल लिटरेसी है। यूनिवर्सिटीज में ज्यादातर एनरोलमेंट्स और ज्यादातर नंबर जो है वो खवातीन का नजर आता है, स्पेसिफिकली साइंस की फील्ड्स में। तो ये जो परसेप्शन फैलाया जाता है कि ईरान के अंदर खवातीन के ऊपर जुल्म होता है, ये बिल्कुल बेकार बातें हैं। मैं तो यहाँ ईरान में रहता हूँ, यहाँ लड़कियां मोटरसाइकिलें भी चलाती हैं, सिगरेट भी पीती हैं, वो बसें भी चला रही होती हैं, ट्रैक्टर भी चला रही होती हैं। और आपको रेस्टोरेंट्स के अंदर नॉर्मली स्टाफ जो है वो नजर आता है। दूसरी जगहों पे हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स खवातीन नजर आती हैं। यूनिवर्सिटीज में जो डीन्स होती हैं वो खवातीन होती हैं ज्यादातर। बैंक्स के अंदर जो बैंकर्स होते हैं बड़े बड़े, वो ज्यादातर खवातीन हैं। तो ये मिसकंसेप्शन फैलाया जाता है ईरान के बारे में। जी, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान से ज्यादा लिबरल सोसाइटी तो मुझे ईरान की लगती है। एब्सोल्युटली, यहाँ पर इनफैक्ट एब्सोल्युटली। मुझे लगता है कि ज्यादा सख्तियां हैं, यानी कोई गवर्नमेंट ने इम्पोज नहीं है, बट प्रोबेबली सोसाइटी इस तरह शेप अप हुई भी है कि ईरान में लोगों को इस बात से परेशानी होनी चाहिए कि यार कैसे मोसाद और सीआईए इतना पिन पॉइंट एक्यूरेसी से टारगेट करता है यहाँ के लीडर्स को। एब्सोल्युटली। एंड साकिब, जो पिछले प्रोटेस्ट में जो हमने 12 दिन की जंग में भी देखा, बहुत सारे अफगान रेफ्यूजीज यहाँ पे रहते हैं, उनके इकोनॉमिक हालात को एक्सप्लॉइट किया गया। ड्रोन्स वो उड़ा रहे थे। मेरे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। बड़े पैमाने पे फिर ईरान ने जो अफगान रेफ्यूजीज थे जिनको इतने सालों से ईरान ने सबसे ज्यादा बड़ी तादाद यहाँ पे अफगान रेफ्यूजीज की ईरान के अंदर ही है। तो बड़े तादाद पे उनको यहाँ से जो है खुदाफिज किया, बोला भाई आप खुदाफिज, आप चले जाएं। और देखें, बिल्कुल देर देर इज एंड यू कैन कॉल इट एन इंटेलिजेंस फेलियर एज वेल, बट देर इज दिस प्रॉब्लम के ईरान क्योंकि सैंक्शन रहा इतने सालों तक अपनी खलकत के बाद, रेवोल्यूशन के बाद। तो जाहिर सी बात है कुछ एरियाज हैं जिनके अंदर ये इतने ज्यादा डेवलप नहीं है। फॉर एग्जांपल एयरफोर्स के अंदर ये इतने डेवलप नहीं है क्योंकि पार्ट्स इंपोर्ट नहीं कर सकते। ये दूसरा, बहुत पुराने जो, जहाज। यस, बहुत पुराने जहाज हैं, 14 टॉम कैट्स हैं और बाकी सारे। यस। तो दूसरा, जो टेक्नोलॉजिकल सर्वेलेंस और ये सारी चीजें हैं, इसमें मोसाद काफी आगे है। और जाहिर सी बात है फोन्स के थ्रू वो पूरा एक फोन के थ्रू मैप कर लेते हैं कि घर के अंदर कौन है, घर के अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, कौन कौन बंदा है। सब चीज मॉनिटर कर लेते हैं, तो उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। और आयतुल्ला खामनाई के जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स थे, वो तो बेचारे वो घर में ही रहते थे या ऑफिस जाते थे कभी भी, और खुला। यहाँ पे आईआरजीसी के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी रेंटेड अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में, जो रेंटेड 2 कमरे के 3 कमरे के फ्लैट है, वहां पे रहते हैं। मैं दिखा सकता हूँ आपको, वीडियोस भी दिखा सकता हूँ, नॉर्मल अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में लोग रहने वाले। कोई बेसिस के बाहर कोई आर्मी का बंदा जा रहा है तो कोई प्रोटोकॉल के साथ या वीआईपी उसके साथ कोई कंटिजेंट जो है वो रिलीज नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे मिजाज दूसरा है लोगों का, यहाँ पे मिजाज वो वाला नहीं है। आयतुल्ला खामनाई को भी जब कहा गया कि आपके ऊपर अटैक होने वाला है, आप बंकर में चले जाए, तो उन्होंने कहा मैं कैसे जाऊं भाई, 90 करोड़ की आवाम को, 9 करोड़ की आवाम को क्या आप बंकर में डालेंगे जो मैं बंकर में जाके बैठ जाऊं? तो आई थिंक यहाँ पे बिल्कुल दोनों चीजें हैं। एक तो पिन पॉइंट एक्यूरेसी है बिकॉज ऑफ देयर टेक्नोलॉजिकल सर्वेलेंस की जो सुपीरियोरिटी है उसके उसके अंदर। और एट द सेम टाइम एक लीनियंसी भी है ईरानियों के अंदर कि मौत आती है तो आए, वी डोंट केयर, कोई चालाकी नहीं है। साकिब भाई, अच्छा। मैं आपको बताऊं यहाँ पे, हाँ, बड़े बेचारे हैं अगर आप मिलेंगे किसी से तो ऐसा लगेगा ये बंदा है। तो बिल्कुल ही सादा गाड़ी में, वो आप पुलिस चीफ की असैसिनेशन की वीडियो देख लें, पुलिस का चीफ, वो कौन सी गाड़ी में जा रहा है, नॉर्मल जो बिल्कुल ही थकी हुई पुरानी 2005-2006 की जो पीजू का जो पार्स का मॉडल है, उसमें वो जा रहा है, बगैर किसी प्रोटोकॉल के जा रहा है, बगैर किसी अफसर के जा रहा है, बगैर किसी के जा रहा है, पुलिस का चीफ। उसको जो है वो खुला असैसिनेट किया है वहां पे। तो बिल्कुल यहाँ पे एक अलग रिवाज है, अलग तरीके की सोच है। ऐसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए वो अलग डिबेट है, लेकिन बहरहाल यहाँ पे लोगों को इतनी परवाह नहीं होती इन चीजों से, होनी चाहिए। और आई थिंक काम कर रहे हैं इस चीज के ऊपर कि यार जो भी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लीडरशिप को धड़ाधड़ जो है वो खत्म करवाते रहो, फोर्स करके, बिल्कुल फोर्स करके सिक्योरिटी मेजर्स जो है वो एम्प्लॉय करने चाहिए। एक मुल्क के सुप्रीम लीडर को शहीद करना, और ये कोई छोटी बात नहीं है। और ईरान के अंदर बड़ा माना जाता है अयतुल्ला खामनाई को। ही वाज सीन एज नॉट नॉट ओनली एज अ लीडर फॉर ईरान, बल्कि
पूरी मुसलमान दुनिया में जो सेंटिमेंट है और जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है, नेल्सन मंडेला उनको माई लीडर कहता था, माई लीडर। तो आयतुल्ला खामनाई, और कह भी चुका है मंडेला कि ईरानियों ने हमें प्रैक्टिकली सपोर्ट किया अपार्थाइड के अगेंस्ट। और जो हमास, सुन्नी हमास है, वो उसको जो है वो कोई डिफरेंसेस शिया सुन्नी के नहीं, और रेजिस्टेंस को सपोर्ट किया हमेशा। तो उल्टा सेंटिमेंट जो है वो मुझे स्ट्रांग नजर आया, और लोगों के अंदर बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं थी। अगर कोई निकलता साकिब भाई, के कोई अगर निकलेगा नारे लगाता हुआ, तो लोगों ने अपने हाथों को बिल्कुल गर्म किया हुआ था कि अब हम पिटाई लगाएंगे। अवाम तो पहले खामोश थी, लेकिन यहाँ पे अवाम ने बोला कि कोई भी मोसाद, क्योंकि सीधा लग रहा था कि भाई अब जो निकलेगा वो मोसाद का होगा, तो लोगों ने कहा कि हम पिटाई करेंगे। और अवाम में सेंटिमेंट बिल्कुल, यूनिटी बहुत ज्यादा है। और हार्ड कोर इंटेलेक्चुअल लिबरल्स जो बिल्कुल ही अगेंस्ट हैं गवर्नमेंट के, वो भी आयतुल्ला खामनाई के लिए रोते हुए देखे मैंने। हाँ। यानी इसका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चाल तो इनफैक्ट बिल्कुल उल्टी पड़ गई। ग्रेट लॉस फॉर ईरान ऑफ कोर्स, बट आई थिंक इससे हुआ ये कि शायद वो जो डिसेंटिंग वॉइसेस थी वो भी जो है वो इन लाइन आ गए, और वो जो पूरी कौम जो है जिसे हम कहते हैं ना एक कौम बन के फिर बाहर आ गई। और वो नजर भी आ रहा है वो डेस्परेशन, जो ट्रांजिशन फेज था जिसमें असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स बैठे और उन्होंने जो है वो मुश्तबा खामनेई साहब को जो है वो उनका जो है वो चुना है नया सुप्रीम लीडर। हाउ वाज दिस टेकन इन ईरान? बिकॉज ये मेरा ख्याल में इट्स मोर ऑफ अ स्ट्रेटेजिक मूव देन कि वो डिजर्व करते थे। हाउ हाउ डू यू? देखें देखें यहाँ पे लोग अज्यूम करते हैं कि मौरूसियत है। देखिए मौरूसियत नहीं है, उसकी वजह बताता हूँ। पहली बात तो ये कि आयतुल्ला खामनाई ने अपनी विल में लिखा था कि मुश्तबा खामनाई को नहीं बनाना, क्योंकि पता था सबको यहाँ पे। जी जी जी, पॉपुलर ओपिनियन मुश्तबा खामनाई के लिए बहुत ज्यादा ही सीन एज अ वॉर हीरो, 17 साल की उम्र में जंग लड़ी, बड़ा फ्रंट पे आके, और रिलीजियस और एकेडमिक एक्सपर्टीज उनकी इनकम्पेरेबल है किसी भी कैंडिडेट के हिसाब से। और यहाँ पे कोई इलेक्शन इस तरीके का नहीं होता असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स का, कि ये जो 88 लोग बैठे हुए हैं, जो इलेक्टेड लोग हैं, वो किसी को रेस में कोई दौड़ रहा है, जैसे आपने अपना नाम दे दिया और मैंने अपना नाम दे दिया और फिर हमारे बीच में से, ऐसा नहीं होता। जो 88 मेंबर्स हैं वो अपनी अपनी राय देते हैं कि भाई मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स में जो हुआ है वो ये हुआ है कि पहले पहले से अगर डिसाइडेड होता तो पहले ही दिन आयतुल्ला मुस्तफा खामनई को सक्सेसर बना दिया जाता। इतनी डिले करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन बार बार असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की जब बैठने की खबरें आती थी, तो मोसाद क्या करता था, उनको टारगेट करता था, और अमेरिका उनको टारगेट करता था। कि हमने देखा कुंभ के अंदर पूरी बिल्डिंग खुबरगान की, यानी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की, उड़ा दी गई इस चक्कर में कि उनको लग रहा था कि शायद यहाँ पे असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की मीटिंग हो रही है, जबकि वो वहां से निकल चुके थे उस वक्त तक। और बात सारी ये है कि यहाँ पे मौरूसियत को अगर हम हटाएं, अगर ये लेबल हटाएं कि वो बेटे हैं आयतुल्ला खामनाई के, और अगर हम सिर्फ मेरिट्स को देखें, क्योंकि ये भी तो एक फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है ना सर साकिब, कि आप किसी के बेटे होने की वजह से किसी को जो है उसकी मेरिट्स को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। अगर हम नहीं, न्यूट्रल पर्सपेक्टिव तो से अगर देखें। इफ आई कैन यस यस। पुट अ क्वेश्चन, आई एम सॉरी टू इंटरफेयर, नो नो लेकिन नो, उसके पीछे आर्गुमेंट ये है कि उन्होंने कभी कोई इलेक्टेड पोजीशन उनकी नहीं रही गवर्नमेंट में, उनका कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था गवर्नमेंट का। नहीं 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 नहीं, प्रायर एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। देखिए बहुत सारी चीजें जो यहाँ की आईआरजीसी है, उनके जितने भी मामला थे वो जो कम्युनिकेशन बीच में होती थी आयतुल्ला खामनाई की, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज ए सन, तो पास डाउन करना, और मीटिंग्स में उन्होंने बैठे हैं पॉलिटिकली। पॉलिटिकली सबसे ज्यादा फोरसाइट उनकी, और खुद कमांडर्स के साथ वो लड़े हैं जंग के अंदर। हाँ हाँ, और बिल्कुल लड़के। जाहिर सी बात है, देखें अगर यहाँ पे कोई यहाँ पे खुबरगान ने, जबकि बावजूद आयतुल्ला खामनाई की विल के, उन्होंने कहा नहीं, खुबरगान इज द सिस्टम एंड वी विल डिसाइड रिगार्डलेस ऑफ योर विल। आपकी विल जो भी हो कि मुश्तबा खामनाई को नहीं बनाना, हम बनाएंगे। ठीक है। और देखिए यहाँ पे मुश्तबा खामनाई ने मना किया। 3 घंटे पहले ट्विटर पे मैंने लगा दिया था पोस्ट कि आई बीन टोल्ड दैट द न्यू सुप्रीम लीडर हैज बीन इलेक्टेड। और मुबश्शिर लुकमान साहब के अच्छा शो में मैंने बता दिया था कि मुश्तबा खामनाई को इलेक्ट कर लिया है। अब मुश्तबा खामनाई अच्छा। ने डिसएग्रीमेंट, हाँ मुश्तबा खामनाई ने डिसएग्रीमेंट किया, बोला नहीं भाई क्या हो गया, मुझे कहाँ बना रहे हो, आई डोंट वांट टू बी इन दिस प्लेस। वो बंदा जो अब जिसके जिसके बच्चे बीवी, जिसके घर वाले पूरे खत्म हो गए, उसमें क्या मौरूसियत का एलिमेंट होगा? उसमें कोई मौरूसियत नहीं। एंड ही इज ऑन द टारगेट, मतलब मोसाद की टारगेट लिस्ट पे वो बंदा अव्वल जी नंबर पे। बिल्कुल। अव्वल बिल्कुल नंबर ऐसा ही पे है। कोई सुसाइड ही होगी कि मैं अपने आप को जो है इस वक्त सुप्रीम लीडर बना दूं, तो बेहतर यही है कि एक नॉर्मल मॉडरेट बंदे को, जैसे होता है ना स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, वो कहती कि मॉडरेट बंदे को इस वक्त पोजीशन दो, लेके आओ, बाद में देख लेंगे, राइट? ऐसा बट ही दैट डिडंट हैपन। और हमने देखा कि यहाँ पे जो मुश्तबा खामनाई साहब हैं, उनका एक काफी सारे, जैसा कि मैंने पहले कहा था, ऑपोजिशन के लोग, उन्होंने जबरदस्ती अपने आप को सेलिब्रेट करवाया कि नहीं यार,
क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, मैं खुबरगान की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल लोगों की, इंटेलेक्चुअल्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुस्तफा खामनाई को नहीं आना चाहिए, तो आई नॉट ओनली एक्सेप्ट दिस फैक्ट, आई सेलिब्रेट दिस फैक्ट कि आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। Okay. एंड दिस इज और ये सीन एज अ, आपके अलावा ईरान, पूरे ईरानी कौम का भी यही सेंटिमेंट है? आई थिंक जितने जितने लोगों से मैंने बात की है उन सबका यही सेंटिमेंट है, किसी को डिसएग्रीमेंट नहीं है। कुछ लोग तो चाहते थे कि वो आए, और पॉपुलर सपोर्ट मैं पहले से बोलता हुआ आ रहा था शोज में कि भाई ज्यादातर चांसेस मुस्तफा खामनाई और मौरूसियत मौरूसियत अगर होती तो आयतुल्ला खुमैनी के जो एयर्स हैं, हसन खुमैनी, वो भी तो अंदर कंसिडरेशन में थे ना, उनको तो जी नहीं लाया बिल्कुल। गया। तो हमें कोई कॉन्फ्लिक्ट भी तो नजर आता अगर अगर कोई मौरूसियत का एलिमेंट होता कि भाई आयतुल्ला खुमैनी के फिर जो है वो उनको लगा दो, पोतों को लगा दो। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और आईआरजीसी अगर कहते हैं कि भाई बड़ा कंट्रोल कर रही है तो वो किसी मॉडरेट बंदे को ले आते, राइट, रूहानी को या खातनी को या किसी और को ले आते। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने बिल्कुल इसके ऊपर बहुत होंगे ऐसे लोग, नो डाउट होंगे, जो आयतुल्ला मुस्तफा खामनाई के भी खिलाफ होंगे, जैसा कि मैंने पहले कहा है, लेकिन वो बहुत माइनॉरिटी में साकिब भाई एग्जिस्ट करते हैं। आप अगर वीडियोस उठा के देखें, पहले प्रोटेस्ट में आपको वीडियोस आती थी ना ईरान से, आपको नजर जी आता था हाँ। कि वीडियोस आ रही हैं। और उससे पहले महसा अमीनी की प्रोटेस्ट में भी आपको नजर आता था। रेजिस्टेंस ईरान के अंदर हमेशा रही है, भले जो भी परसेप्शन हो कि गवर्नमेंट जुल्म कर रही है, निजाम जो है वो मार रहा है लोगों को, आपने फिर भी देखा लोगों को आते हुए। इस दफा तो बस दो तीन लोग जो मुसाद को वीडियो सेंड कर रहे हैं, स्टारलिंक से बना बना के, इतनी महंगी स्टारलिंक, अल्लाह माफ करे, इतनी महंगी स्टारलिंक से वो बना बना के, और दुकान पे थोड़ी मिलती है जो जाके ले लेंगे वो। तो जो वीडियोस बना के दो तीन लोग भेज रहे हैं, उसके अलावा कोई वीडियो, कोई ऑपोजिशन, कोई वॉइस, कोई प्रोटेस्ट नजर नहीं आया। ना मुझे नजर आया, ना आपको नजर आएगा। ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि अब आफ्टर हिम बीइंग अपॉइंटेड एज अ सुप्रीम लीडर, ईरान आपको पहले से ज्यादा हार्ड लाइन लेता हुआ नजर आएगा? क्योंकि मैंने आज उनका जो वॉइस मैसेज सुना है उससे तो ऐसा लग रहा है कि यार अब ईरान ही इज एन एवेंजर नाउ। सो अब यस। तो बड़ा क्लियर है सा, उन्होंने कह दिया जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी जो है वो हम नहीं खोलेंगे, और हमारे बच्चों को जिसने मारा है हम उसका बदला लेंगे। एंड बिल्कुल विदाउट मिंसिंग हिज वर्ड्स उन्होंने ऑल आउट अपना जो है ना वो एजेंडा टेबल पे खोल के रख दिया है। ऑल आउट, ना सिर्फ रिटेलिटरी सजा के, ना सिर्फ रिटेलिटरी, बल्कि वो बंद भी कर दें तो भी हमले जारी रहेंगे, ये भी एक बात है। अच्छा। और जी जी, वो बंद भी कर दें फिर भी हमले छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा है कि हम जो है ना वो खून को, ये जो मासूम बच्चों का खून लिया और आयतुल्ला खामनाई को भी जिस तरीके से शहीद किया, वो कह रहे हैं कि ये रुकना नहीं, ये रुकेगा नहीं, इट विल गो ऑन। एंड ही इज अ, बिल्कुल सही बात है, हार्डलाइनर। वैसे तो बेचारे बड़े इनकिसारी और बड़ी मॉडेस्ट पर्सनैलिटी है उनकी, लेकिन इन मामलात में ही इज, मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है आयतुल्ला मुस्तफा खामनाई के अंदर, के जंग जब हो रही है तो बिल्कुल टिका के जवाब देना है। और आपने देखा भी कि किस तरीके से जब वो आए, तो उसके बाद हिस्ट्री का सबसे बड़ा हमला ईरान का हमने देखा होते हुए इसराइल के ऊपर और यूएस के एसेट्स के ऊपर होते हुए। तो नो डाउट इन दैट। ठीक है। अच्छा, अब जरा मुझे बताएं, जो इस वक्त ज़ेर बहस मसला है, अ, आम लोगों में भी ये बहस जारी है। आज मैं फेसबुक पे, हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने अपना एक पोस्ट लगाई हुई थी, वो कह रहे थे जी ईरान जितने हमले अपने पड़ोसी ममालिक पे कर रहा है, गल्फ कंट्रीज पे कर रहा है, अगर ये सारा जो है वो फोकस अपनी आर्टिलरी पूरी डाइवर्ट कर दे टुवर्ड्स इसराइल, सो वुडंट इट बी हम्म। बेटर? अब सी आई अंडरस्टैंड कि ये क्या हो रहा है, लेकिन आप मुझे बताइए कि इज दिस अ वाइज मूव कि ईरान अपने नेबर्स के साथ जो है वो बाकायदा कन्फ्लिक्ट में आ ही गया है? अब देखें, अब एक आप, आई अंडरस्टैंड, यू विल से कि वो सिर्फ उनको टारगेट कर रहा है जो कि उनके यूएस के और उनके एसेट्स हैं, बट सॉवरेनिटी तो किसी एक मुल्क की जाहिर है वो वायलेट हो रही है ना। जब मिसाइल उसकी टेरिटरी में आ जाता है तो वो तो यही कहेगा ना यार ये मेरी जमीन पे मिसाइल गिरा है। अच्छा, मैं इसमें क्वेश्चन ऐड कर दूं, फिर आप तफसील से जवाब दे दीजिएगा। डोंट यू थिंक कि दिस इज सर्विंग एग्जैक्टली द एजेंडा ऑफ इसराइल कि ये आपस में लड़ें सारे मुल्क, एंड वी आर दे आर द विनर्स इन दैट? आप लड़ते रहो, मारो एक दूसरे को, और हम यहाँ बैठ के मजे से कॉफी पी के देखेंगे लो मर रहे, पूरा खत्ता गया। दिस इज, डोंट यू थिंक दिस इज व्हाट इसराइल वांट्स? सही बात है कि मुसलमान बरादर ममालिक और हर किसी को ईरान टारगेट भी नहीं कर रहा, और सिर्फ एसेट्स के ऊपर ही टारगेट कर रहा है। बट द पॉइंट इज कि ये जो अमेरिका के अड्डे जो बिठाए हुए हैं इन्होंने मिडल ईस्ट में, क्या उनको टारगेट करना, क्योंकि इट्स सॉवरेंटी ब्रीच जो हो रही है वो ईरान की, तो इतने सालों से जो भी ईरान के साथ हुआ उनकी सॉवरेंटी का किसी ने नहीं पूछा कि मिसाइलें जो जा रही हैं उनको नहीं रोक रहे, और जो आ रही हैं वो, सॉरी, मिसाइलें जो जा रही हैं उनको रोक रहे हो, और जो मिसाइलें आ रही है ईरान के ऊपर उनको कुछ नहीं कर रहे।
इन मुल्कों ने बाकायदा बेसिस के अंदर, और मेरे पास सैटेलाइट इमेजरी मौजूद है, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे लगाता रहता हूँ सारी चीजें, कि इन मुल्कों के अंदर जंग से पहले भी इन्होंने जितना भी यूएस का जो असला था और एसेट्स थे वो मूव करवाए अपने मुल्क के अंदर। और खुशी से कुछ मुल्कों ने कूद कूद के कहा कि भाई अटैक करो, अगर नहीं करोगे तो ईरान जो है वो पावरफुल हो जाएगा। ये कॉले कर करके, आपको पता ही है ना, कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। नहीं नहीं, वो तो ठीक है ना आपकी बात। मैं देखिए बेसिस से तो अब हमले देखें, सिर्फ सऊदी ने ईरान को श्योर किया था कि हमारी बेसिस अब आपके अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं होंगी। बट उसके बावजूद उनकी शिकायत ये है कि उसके बावजूद उनके जो है ना वो ऑयल को टारगेट किया गया। और दे आर ऑल्सो सेइंग कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आप टारगेट कर रहे हैं। हमें नजर आया कि बहरीन के अंदर बिल्डिंग को भी एक निशाना बनाया गया। और हमें नजर आया कि ड्रोन जो है वो दुबई के अंदर भी वो आके गिरे हैं। तो देखिए, अब खैर आपने जो सारी बात की, आई कैन नॉट वेरीफाई के मैं एक और चीज मैं एक और चीज जी। मैं एक और चीज ऐड कर दूं। देखें, ये जो बिल्डिंग्स के ऊपर जो टारगेटिंग हो रही है, यूएस सोल्जर्स जो हैं वो रशियंस, इंडियंस या पाकिस्तानीज के साथ नहीं रहते होटल्स में। उनके लिए अलग होटल्स पूरे पूरे बुक कराए जाते हैं ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, और पूरी पूरी बिल्डिंग्स, उनकी हाउसिंग की फैसिलिटीज अलग हैं। तो उनके ऊपर अटैक जो हो रहा है, अगर ये कंप्लेन है कि उनके ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो, तो ईरान के अलावा बहुत सारे, जाहिर है ईरान ने नहीं किया इस पे, और जो मोसाद के लोग पकड़े गए हैं, सीआईए और मोसाद के, सऊदी अरब के अंदर खुद से, टकर कार्लसन का शो भी हुआ है इसके ऊपर, आपने देखा होगा कि लोग बाकायदा पकड़े गए और बाद में ऑफिशियल्स ने एक्सेप्ट भी किया कि यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि सिविलियन एरियाज के अंदर जो है वो बॉम्बार्डमेंट हो, या फॉर एग्जांपल कहीं और जो है वो एक्सप्लोजन हो या कुछ भी हो। तो जाहिर सी बात है, बीच में ऐसे लोग भी हैं जो इंटेलिजेंस को बढ़ाना चाहते हैं, एस्केलेट करना चाहते हैं। तो ईरान ने मेरे ख्याल में दो तीन हमले डिनाई किए हैं। अजरबैजान का हमला उन्होंने डिनाई किया है, उन्होंने टर्की पे हमला डिनाई किया, और सऊदीया में भी एक हमला उन्होंने डिनाई किया कि हमने नहीं किया है। और अब ओमान में भी, यस। अच्छा, तो अब ये मुझे बताओ, अगर सो इफ यू आर सेइंग कि ईरान हैज अ राइट टू गो आफ्टर देम, लेकिन ईरान की जो गवर्नमेंट है, ईरान के जो सदर हैं, वो तो ये नहीं कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं हम अपने जो है वो पड़ोसियों से लड़ना नहीं चाहते हैं। हम उनके वही, इसीलिए हम उनको टारगेट कर रहे हैं क्योंकि अमेरिकन जो है वो बेसिस वहां मौजूद है। सो इसका मतलब ये और है अटैक कि में वो, सपोर्ट है। जी, बट ही सेइंग दिस कि मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता। इसका मतलब है कि वो नहीं समझते कि वो इस हद तक कसूरवार हैं कि वो हमारे खिलाफ जो है वो हमले कर रहे हैं। बस वो ये कह रहे हैं क्योंकि आपके वहां बेसिस हैं तो मैं उनको टारगेट करूंगा, ये मेरा राइट है। नहीं नहीं सर साकिब, सो द स्टेटमेंट, अगर आप फारसी में स्टेटमेंट देखें, उस कायमी को नाम और ये सारी बातें देखें, उसके अंदर क्लियरली बोला, जिस तरीके से अब उसको मिस इंटरप्रेट किया गया, डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि सरेंडर कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाई, जिस मुल्क से हमारे ऊपर हमला नहीं हो रहा, जिस यूएस का जो मुल्क यूएस को सपोर्ट नहीं कर रहा हमलों में, हम उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। और माजरत खाऊं, वही वाली बात है कि भाई माजरत खाऊं, मुझे करना दिल तो नहीं चाह रहा, आप बड़े प्यारे बंदे हो, लेकिन मैं आपके साथ जो है मजबूर हो गया हूँ, क्योंकि आप उसको नहीं, क्यों सपोर्ट कह कर रहे रहे हैं हो। वो, क्या आप, मेरा दिल नहीं चाह रहा? अगर इफ यू एज यू सेइंग कि यार वो तो पूरी उनको इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं कि जी इस फ्लाइट से जो है ना वो आपका मिसाइल आ रहा है, सो व्हाई नॉट, व्हाई व्हाई ना दे सिर्फ दो ये बल्कि वहां स्ट्रैटो से कॉल आउट टैंकर्स जाते हैं वो 28, जाएं। जी, एक स्टेटमेंट बंदा दे देता है, लेकिन जो 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 लोग जंग लड़ रहे होते हैं ना साकिब भाई, वो ग्राउंड पे देख रहे होते हैं। एक बंदा फोन करता है, भाई वहां कहाँ से आया अटैक, अच्छा वहां से आया अटैक, क्या यूज हुआ था, अच्छा इनका रिफ्यूलर यूज हुआ था, चलो भाई बिस्मिल्लाह करो, शुरू करो। पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स कोई नहीं देखता वॉर के अंदर। भाई हमें बड़ा तकलीफ हो रही है। मुझे लग रहा है आप ईरान में बैठ के शायद फ्यूल के इस मसले को नहीं, फिर जहां पर एक्चुअली जो जंग चल रही है, आप लोगों को कितना, जरा फ्यूल का जरा मुझे बताएं सिचुएशन आठ इस वक्त रुपए क्या है वहां 8 रुपए पर? 8 रुपए लीटर है, 8 रुपए लीटर है, ले ले पाकिस्तान से, पहले भी था, ले ले। हाँ सॉरी, पहले भी यही था। पहले भी यही था, पहले भी यही था। ले लेना, ईरान से ले ले, पाकिस्तान ले ले यार, क्या शर्मिंदगी है इस बात पे, क्यों अरबों से पेट्रोल लेना है। इंडिया तो भाई आपका फ्यूल भी ले रहा हम्म। था, आपका पेट्रोल भी अभी ले रहा टैंकर था, को भी मारा है इंडिया सब के, कुछ था। आपने ये देखा ना। इंडिया किधर गया भाई, इसका तो अभी बताओ। अभी टैंकर को भी मारा है इंडिया के, आपने देखा ना, टैंकर को भी मारा है जी यहाँ जी। पे, ऑयल टैंकर तो वो तो आपने को। तो थाई वेसल को भी मार दिया, आपने तो जापान के जी जी, वेसल को, सबको, इराक में कोई भी दो बिला उड़ा दिया बिला आपने। लिहाज, बिला लिहाज यहाँ पे बिला लिहाज पॉलिसी है। अच्छा, ओके। जो व्हाट अबाउट अब आप इंडिया इंडिया वाज का क्लोज टू ईरान, व्हाट हैपेंड? देखें, इंडिया वॉज ओनली गुड विद इकोनॉमिक रिलेशंस। जाहिर सी बात है, वो जब तेल खरीद रहे हैं ईरान का, डिस्पाइट यूएस के प्रेशर या जो भी, जाहिर सी बात है जब वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो ईरान ये लॉजिक अगर यूज करे कि भाई फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और अमेरिका दोस्त हैं, और ईरान जो है वो अमेरिका का दुश्मन है, तो क्या इंडिया जो है वो बोले कि मैं पाकिस्तान के ऊपर जो है वो अटैक कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ना करे। ये तो आई थिंक हर मुल्क की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी जो होती है वो अपने हिसाब से इस सेंस में होती है कि इकोनॉमिक्स को देखना पड़ता है। बट कश्मीर के मुसलमानों के साथ हमेशा ईरान साथ रहा। हमेशा मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर ना सिर्फ यूएन रेजोल्यूशंस में और डायरेक्टली इंडियंस को बोला, बल्कि प्रैक्टिकली सपोर्ट भी किया है ईरानियंस ने, जो कश्मीरियों को और सारे मूवमेंट्स को, कारगिल
में आप देखें फॉर एग्जांपल, और दूसरी जगहों पे देखें, तो देर इज लार्ज सपोर्ट फ्रॉम द इरानियन। सोशल और कल्चरल और पॉलिटिकल रिलेशंस पाकिस्तान से ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में सिर्फ क्योंकि इंडिया तेल खरीदता है, कल को आप खरीद लें, मोस्ट वेलकम, आ जाएं, बिस्मिल्लाह करें, तो आपसे भी अच्छे हो जाएंगे ताल्लुकात। रोका तो नहीं है किसी ने। इंडिया इज प्लेइंग सेफ, वो अपने इंटरेस्ट को इस वक्त प्रोटेक्ट कर रहा है। या सो एंड एवरीवन इज प्लेइंग सेफ। आप देख रहे हैं अमेरिका की वजह से हमने भी जो है वो ईरान से तेल नहीं खरीदा, हमने गैस पाइपलाइन नहीं बनाई, तो हम भी जो है पाकिस्तान, मैं भी हाँ पाकिस्तानी हूँ, आपके साथ काम किया मैंने, तो वी आर बिल्कुल। मतलब ये बात है कि हम लोग को भी करना चाहिए यार। अब तो कोई सिक्योरिटी भी नहीं रही ना, अरब ममालिक कहाँ से भरोसा करके, जो एक भरम था कि अमेरिका प्रोटेक्ट करेगा, बड़ा स्ट्रेटेजिक सर साकिब, बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट था ये कि यहाँ इन बेसिस के ऊपर अटैक किया। क्योंकि असल मसला यही है कि जो अमेरिका बदमाशी करके यहाँ पे जो बैठा हुआ है रीजन के अंदर, आप मुझे बताएं, अगर ईरान चला गया तो कौन फिर, पेट्रोल लेट सपोज 300 रुपए का हो जाए, लेट सपोज 300 रुपए का हो जाए, लेकिन क्या ये ज्यादा बड़ी थ्रेट है कि वक्ती तौर पे पेट्रोल 300 रुपए बढ़ गया, या ये बड़ी थ्रेट है कि परमानेंटली इसराइल बराबर में आके बैठ गया आपके? टेल मी, व्हाट विल यू चूज? क्या ईरान के अंदर ये एबिलिटी है इसको लंबा खींचने की, इसको प्रोलॉन्ग करने की? कैन यू सरवाइव इकोनॉमिकली? आप बर्दाश्त कर पाएंगे? इकोनॉमिकली तो ईरान के हालात इससे बेहतर जो है नहीं हुए, मैं आपको बता रहा हूँ। 167 से रियाल 143 144 पे चला गया है। यहाँ पे इन्फ्लेशन रुक, यस, यहाँ पे इन्फ्लेशन रुक गई है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ पे क्योंकि डोमेस्टिक इकोनॉमी है, कोई चीज इंपोर्ट नहीं है, जो इंपोर्ट करनी है वो चाइना से करनी है, और वहां पे दरवाजा खुला हुआ है। तो वही यहाँ पे उल्टा हिसाब है, और चाइना को जो ये तेल बेच रहे हैं वो डबल प्राइस पे बेच रहे हैं, पहले जो बेच रहे थे उससे डबल प्राइस पे बेच रहे हैं। तो इकोनॉमिकली हालात यहाँ पे सबसे अच्छे हैं। और दूसरा ये कि बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, सारी चीजें डैमेज हुई हैं, लेकिन वो कॉस्ट आई थिंक बहुत कम है, और गवर्नमेंट उसको वो भी कर रही है, कॉम्पनसेट भी कर रही है, सबको घर भी दे रही है, जिनके घर तबाह हुए उनको घर भी दे रही है। तो यहाँ पे कोई इकोनॉमिक कॉस्ट का इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। इकोनॉमिक कॉस्ट का फैक्टर किसके ऊपर है? अरब ममालिक के अंदर जो बेसिस हैं, वहां से अरबियों को जो जो कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है, इसराइल को जो कॉस्ट बेयर करनी पड़ी है, वो है। अब इसके अंदर कौन कौन सी कॉस्ट आती हैं? एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट तो है ही है, लेकिन एट द सेम टाइम जो इंटरसेप्टर्स हैं, उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। एक थार्ड का इंटरसेप्टर $12.5 मिलियन का होता है, जो टारगेट करता है 20,000 $30,000 के ड्रोन को। और प्रोडक्शन कैपेसिटी भी इनकी इतनी नहीं है कि ये थर्ड इंटरसेप्टर्स इतने बना पाए, और चार तो ईरान ऑलरेडी तबाह कर चुका है, थर्ड इंटरसेप्टर्स। तो आप ये देखें कि अब लड़ाई वहां ये चल रही है अरब ममालिक और इसराइल के बीच में और अमेरिका के बीच में, कि भाई इसराइल को क्यों इतना दे रहे हो, मुझे क्यों नहीं दे रहे? साउथ कोरिया से, साउथ चाइना सी से मंगवा के उन्होंने हार्ड आज वो इंटरसेप्टर उधर इसराइल भेजे हैं। इसराइल अमेजिंग। भेजे। लड़ाई हो गई है वहां, अरबियों की लड़ाई हो गई है कि यार ये क्या बात हुई, तुम मुझे प्रॉमिस करते थे कि मैं तुम्हें सिक्योरिटी दूंगा, तो ये क्यों कर रहे हो? तो देखिए सर, आई थिंक जितनी कैपेसिटी ईरान के पास है टू एंगेज इन अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर, उतनी कैपेसिटी किसी के पास नहीं है। वाई? बिकॉज नॉट ओनली कैन दे ब्लॉक द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फॉर एन इनडेफिनिट टाइम, क्योंकि जाहिर है बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं, ड्रोन्स भी हैं, लेकिन वो भी खत्म हो जाए तो सबमरीन्स भी हैं, सबमरीन्स भी खत्म हो जाए तो माइन भी है। बल्कि एट द सेम टाइम इनका जो स्टॉक पाइल है मिसाइल्स का, वो बहुत ज्यादा है, और वो इनकम्पेरेबल है टू एनी अदर कंट्री। और वो इतना डेप्थ में बनाए हुए इन्होंने, स्टोरेज फैसिलिटीज इतने डेप्थ में है कि उनको यूएस का कोई बॉम्ब पेनिट्रेट नहीं कर सकता। नो बॉम्ब कैन पेनिट्रेट इट। GBU-57 बॉम्बर की रेंज है 60 मीटर्स, और ईरान की जो स्टोरेज है रिपोर्टेडली इट इज 500 मीटर्स बिलो द ग्राउंड और विद इन द डेप्थ ऑफ द माउंटेन्स। तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर देम टू पेनिट्रेट इट सो फार एज वी कैन सी। ओके, सो यू थिंक दे आर रेडी फॉर द लॉन्ग वॉर? दे आर डूइंग अ लॉन्ग वॉर सर, दे आर डूइंग अ लॉन्ग वॉर। आप देख रहे हैं ना कि अभी तक एक्चुअली लगा है। स्ट्रेटेजिकली दे वांट कि ये लंबा चले। हाँ, 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 ट्रम्प तो कह रहा था कि मैं अभी जाऊंगा, अभी रिजीम चेंज होगी, अभी नया बंदा लगाऊंगा, 4 दिन के अंदर वापस आ जाऊंगा। भाई ठीक है। कोई खबर ही नहीं है। तो ये ठीक है, सिचुएशन चलो अब इसको फिनिश करते हैं। मुझे बताओ एंड है। गेम क्या है? इसराइल यूएस एंड का एंड गेम क्या है और ईरान का एंड गेम क्या है? देखें, इसराइल यूएस का एंड गेम अब जो है वो है किसी भी कॉस्ट पे ईरान को खत्म करना। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गई है, ये खत्म हो नहीं रहा, और बूट्स ऑन ग्राउंड हो नहीं सकते। बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं हो सकते तो न्यूक्लियर वेपन यूज करने पे आ जाएंगे। न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे तो उनको पता है कि 4,000 मिसाइलें जब एक साथ इसराइल के ऊपर जाएंगी तो कितनों को ही रोक पाएंगे ये। तो एंड मतलब गेम तो बूट्स ऑन इनका ग्राउंड ये तो नहीं हो सकते? यार, कहाँ वो बेचारे एसी में रहने वाले, बर्गर किंग खाने वाले, वो जेरल्ड आर फोर्ड के टॉयलेट्स के अंदर टी शर्ट डाल डाल के उसको चोक कर रहे हैं कि हमें घर वापस भेजो। उनके पास हम्म। मोराइल नहीं है कि वो आए और बूट्स ऑन ग्राउंड, और बूट्स ऑन ग्राउंड में हमेशा हारे हैं। वियतनाम में हारे, मतलब दे लर्न अफगानिस्तान में फ्रॉम हारे। अफगानिस्तान, इराक, उनके जो वियतनाम। या so they've lost everywhere they went, there will be no boots on ground, and if there are boots on ground, लोग तो यहाँ पे गुस्से में जो है वो बैठे में इंतजार कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि वो आए, अल्लाह करे इनको बदला। ईरानी कहते हैं मुझसे कि भाई अल्लाह करे कि ये आए ताकि हम बदला ले सकें। तो आई डोंट थिंक देयर विल बी बूट्स ऑन ग्राउंड। ईरान के तो क्या व्हाट अबाउट ऑब्जेक्टिव्स हैं? वो जो उनके प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, अगर वो कुर्दों को जो है वो लगाएं इधर से, वो कुछ अरब कितने ही अरब
वो कितने ही आ जाएंगे, वो कितने ही आ जाएंगे, वो बिल्कुल ही, वो तो बहुत ही छोटी एक वो होगी अगर होगी तो, और बिल्कुल ऐसा आप देखेंगे कि होगा शायद आगे जाके, लेकिन वो बहुत ही एक, आई थिंक वो न्यूएंस जो है वो न्यूसेंस होगी उनके लिए, ठीक है। ईरानियों के लिए हैंडल करना। जहां तक ईरान के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, दे वांट द यूएस टू लीव द रीजन, कि यहाँ से भागो, यहाँ से जाओ। जब तक नहीं भागोगे तब तक हम उन उन मुल्कों को अटैक करते रहेंगे जहां जहां से तुम उड़ा के जहाज लेके आ रहे हो और हमें मार रहे हो। सो दे वांट देम टू लीव। ठीक है। और आई थिंक देव लर्न द लेसन्स। मुझे लग रहा है ये जीसीसी ने भी समझ लिया है कि यार ये हमारे लिए उल्टा मुसीबत बन गई है। अब वो यस, हमारे यस। हमें फायदे इतना देखो, उन्होंने इन्वेस्ट किया है, एक अपने लोगों को ये सौदा बेचा है कि यार सबसे सिक्योर दुनिया के जो है ये ममालिक हैं, और एक पंद्रह ब्लैकमेल बीस कर दिन करके, जी एग्जैक्टली मैं ब्लैकमेल सोच कर रहा करके उनको कर बेसिस दिया के है। अरबों, 100 बिलियन डॉलर, 150 बिलियन डॉलर के हथियार बेचना, ब्लैकमेल कर करके, कि बस खैर अब ये मुल्क अल्लाह करे समझ जाए, बेहतरीन पोजीशन हो जाएगी, अमेरिका जाए यहाँ से, हम सब दोस्ती में रहें, बेहतरीन मुसलमान ममालिक अपने आपस में अलायंस बनाएं, चाइना और रशिया के साथ काम करें, पाकिस्तान तेल खरीदे ईरान का, ये भी अच्छा हो जाएगा, गैस पाइपलाइन आपके बिल्कुल बराबर में बन जाएगी, बेहतरीन हालात हो जाएंगे। वेल डन टू एवरीवन, थैंक यू अमेरिका, गुड बाय अंकल सैम, दैट्स द वी ऑल एंड सी गेम यू यू ऑल। यू 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 थिंक ईरान वांट्स, और ये आई थिंक पूरे खत्ते के लिए बहुत अच्छा होगा। या एब्सोल्युटली, हमारे लिए क्यों नहीं अच्छा होगा यार, 8 रुपए लीटर पेट्रोल जब ईरानी ले रहे हैं तो हमें कितने का ही पड़ जाएगा वो पेट्रोल, अगर ऑफिशियली मंगवाएं। अनऑफिशियली अभी मंगवाते हैं तो कॉस्ट ज्यादा होती है। इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू, इतनी इनसाइट्स थैंक जो यू। आपसे मिली हैं मुझे। और खैर आई न्यू इट, आई हैव बीन फॉलोइंग योर थैंक यू। यूट्यूब चैनल, यस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माय ओन ऑडियंस। आप जो है ना वो जॉन हुसैन का यूट्यूब चैनल फॉलो करें, मैं इनको फॉलो करता हूँ। जबरदस्त किस्म का तज्जिया करते हैं, फैक्ट्स हैं, ऑन ग्राउंड आपको चीजें बताते हैं। जॉन आपका यूट्यूब चैनल का जरा मुझे बता दीजिए जॉन क्या हुसैन है? ऑफिशियल। जॉन हुसैन ऑफिशियल। वापस यस, रिपीट कर जॉन दीजिए। हुसैन। जॉन हुसैन ऑफिशियल। जॉन हुसैन ऑफिशियल। हम सब आपके लिए दुआगो हैं कि इस तरीके से आप जो है वो हमें फैक्ट्स ही बताते रहें, लेकिन अपना और अपना फैमिली का बहुत ध्यान रखें प्लीज। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू आपका होपफुली भी। वी विल कीप ऑन टॉकिंग इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू।